अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर अयाज़। अच्छा, आज हम बीएस नर्सिंग 2026 की एंट्रेंस टेस्ट को सॉल्व करेंगे, बायोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसमें डील किया जाता है फॉसिल रिकॉर्ड से। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें डील किया जाता है फॉसिल से। ओके, अच्छा तो अभी ये देखें, जो फॉसिल्स होते हैं ना वो प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं, इंप्रेशंस होती हैं या फिर ट्रेसेस होते हैं एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के। और ये फॉसिल्स बनते कैसे हैं, तो हम यहाँ पे एक मिसाल ले रहे हैं इस फ़िश का। ठीक है, इस फ़िश की जो है यहाँ पे डेथ हो रही है, फिर जो है ये मिट्टी के अंदर बरीड हो रही है। बरीड होने के बाद जो है इसकी डिकम्पोजिशन होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती जाएगी। और जहाँ जहाँ से ये डिकम्पोज होगी, जहाँ जहाँ से इसकी जो डिकम्पोजिशन होगी ना, वहाँ पे मिनरल्स आएंगे और उसको रिप्लेस करेंगे। ओके, उसके बाद इसका ऐसे फॉसिल बन जाएगा। तो फॉसिल यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फिश का जो है इंप्रेशन शो कर रहा है। तो फॉसिल्स कुछ नहीं होते, जस्ट इंप्रेशंस होते हैं एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के। ओके, 22nd क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन सा ग्रुप है बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो कि अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, और अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद ये पूछ रहा है कि और वो जो है इंटरेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सपोज करें कि ये जो है लिपिड बाइलेयर है। ओके, और वो जो है प्रोटीन्स वो इंटरेक्ट करेंगे इसकी सरफेस पे, यानी ऐसे वो पड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। इसका आंसर डी होगा। अच्छा, ये मैं आपको अच्छे से डायग्राम पर समझाता हूँ। ये डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है और उसमें जो है प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, एक इसका हेड ऊपर की साइड है और दूसरा इसका हेड नीचे की साइड है। इट इज़ बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। और उसके सरफेस पे ये जो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है, ये जो प्रोटीन मौजूद है, उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स मोस्टली रिसेप्टर्स का काम करते हैं। और अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि वो कौन सा प्रोटीन है जो कि इस लिपिड बाइलेयर को ऐसे पूरा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो है इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। 23rd क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो फेरेंक्स होता है वो एयर को कहाँ लीड करता है थ्रू ग्लोटिस। तो इसका जो आंसर है वो लैरेंक्स होगा। इसको जो है मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम पे। ठीक है, तो अभी चलते हैं डायग्राम की तरफ। आप ये डायग्राम देखें, ये जो है फेरेंक्स है। ठीक है, ये कंपोज्ड स्ट्रक्चर है नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंगोफेरेंक्स का। ठीक है, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस करें इस फेरेंक्स पे, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक। ठीक है, आपने यहाँ पे जस्ट फोकस करना है। तो अभी देखें, ये जो है नेजल सेक है। तो एयर जो होती है वो हमारे नोज़ के ज़रिए नेज़ल कैविटी में जाती है, नेज़ल कैविटी के बाद जो है फेरिंक्स तक आती है। ठीक है, फेरिंक्स तक आने के बाद जो एयर होती है ना वो लेरिंक्स में जाती है, लेरिंक्स से जो है ट्रेकिया में जाएगी, फिर हमारे लंग्स में चली जाएगी। ओके, तो फेरिंक्स एयर को कहाँ भेज रहा है, टुवर्ड्स द लेरिंक्स। तो इसका आंसर होगा बी, लेरिंक्स। अच्छा, अभी इस सवाल को थोड़ा घुमाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो फेरिंक्स है वो एयर की जगह फूड कहाँ लीड करवाता है थ्रू ग्लोटिस, तो आपने यहाँ पे आंसर क्या देना था मुझे बताएं। फिर जो है आपने आंसर देना था एसोफेगस। ठीक है, फेरिंक्स जो होता है वो कॉमन पाथवे होता है हमारी एयर का एंड हमारे फूड का। ठीक है, एयर जो होती है वो भी फेरिंक्स से गुजरती है, हमारा जो फूड होता है वो भी फेरिंक्स से गुजरता है। जो फूड होता है वो डायरेक्ट, जो फूड होता है वो चला जाता है एसोफेगस में, और जो एयर होती है वो चली जाती है लेरिंक्स में। तो यहाँ पे ये भी कॉमन सवाल बन सकता है कि वो कौन सा कॉमन पाथवे है एयर एंड फूड का। ठीक है, तो वो है फेरिंक्स। 24 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन सा सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसमें जो है बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी को। तो इसका जो आंसर है वो सी है। ठीक है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हमारी बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 सेल्सियस, एंड सपोज करें कि हमें जो है हाइपोथर्मिया हो गई है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस से डाउन हो चुका है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, थर्मोजेनेसिस कराएगी, जो जिसमें जो है हीट जनरेट होती है और तो वापस जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, हमारी बॉडी ने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर, उसको वापस नॉर्मल सेट पॉइंट तक उसको जो है नॉर्मल वापस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी जो बॉडी होगी ना उसको जो है नॉर्मल कर देगी। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल जो है ग्लूकोज में जो है होता है हमारी बॉडी में। अगर ग्लूकोज लेवल जो है डिक्रीज़ हो जाएगी तो ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है और उसको जो है हमारी ब्लड ग्लूकोज को जो है आरबीसी, हमारी ब्लड ग्लूकोज को जो है नॉर्मल सेट पॉइंट तक लाता है। ठीक है, अगर जो है ग्लूकोज हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा तो एक और हार्मोन है इंसुलिन, वो क्या करता है, इसको जो है वापस सेट पॉइंट तक लाता है, यानी वापस उसको जो है डिक्रीज़ करके नॉर्मल रेंज तक लाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ना एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना वो जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। जितने भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम है ना वो क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है नॉर्मल रखते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। 25 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारे सेल में वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है वो बी है, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम सेल्स में होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो जो है डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को। इसका भी जो है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ना, उनमें एक एंजाइम होती है कैटालेज, ठीक है, आप सबने सुनी ही होगी। अब कैटालेज का क्या काम है? कैटालेज जो है ब्रेक करती है, कैटालेज जो है तोड़ती है H2O2 को, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, ये जो है हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है। इसको जो है ब्रेक करती है और तोड़ के जो है इसको चेंज कर देती है वाटर में एंड ऑक्सीजन में, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सेल्स में क्या होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को। 26 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन सा पैरामीटिन है जो कि आरएनए में एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता। तो इसका आंसर है ए, थायमिन। थायमिन किस में मौजूद होता है? वो डीएनए में मौजूद होता है। और इसकी जगह आरएनए में कौन सा जो है मौजूद होता है? यूरेसिल। 27 में ये पूछा है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल का, जो कि काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है, तो वो कौन सा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है? वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो काफ़ी सारे काम करता है सेल में। पर सपोज प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करता है? केराटिन आपने तो सुना ही होगा। केराटिन क्या करता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। केराटिन हमारे नेल्स में मौजूद होता है, काफ़ी सारे जो है पार्ट्स हैं उनमें मौजूद होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन है ना, उसका काम स्ट्रक्चर देने में भी है। प्रोटीन का काम जो है एंजाइमेटिक भी है, ठीक है, एंजाइमेटिक। जो काफ़ी सारी एंजाइम्स होती हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं? वो प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स का काम ट्रांसपोर्ट में भी है। ट्रांसपोर्ट में अब कैसे है प्रोटीन का काम? हेमोग्लोबिन भी जो है आपने सुना ही होगा। हेमोग्लोबिन क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? लंग्स से जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स दी टिश्यूज़, टुवर्ड्स दी सेल्स। एंड ऐसे ही जो है टिश्यूज़ से या फिर सेल से क्या ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को टुवर्ड्स दी लंग्स, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स रेगुलेटरी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। कैसे? आपने हार्मोन्स के बारे में भी सुना होगा। हार्मोन्स भी जो है मोस्टली प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं? वो रेगुलेट करते हैं। क्या रेगुलेट करते हैं? जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं उन बॉडी में, उन सबको रेगुलेट करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल का, वो है प्रोटीन। एंटीसीरम इज द सीरम कंटेनिंग, अच्छा इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीसीरम जो होता है ना, वो एक सीरम है जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। 29 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि फूड के कॉन्टेक्ट में नहीं होता। तो इसका आंसर है ए, ठीक है, लिवर। अभी चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम पे, वहाँ पे जो है आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम है। ये माउथ है, माउथ के बाद फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो फूड होता है वो हमारे माउथ से जाता है फेरिंक्स के पास, फेरिंक्स से जो है होता हुआ जाता है एसोफेगस के पास, एसोफेगस से होता हुआ वो पहुंच जाता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक के बाद जो है वो ड्यूडेनम में जाते हैं, मीन्स कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जो है बाहर रेक्टम एंड एनस के जरिए बाहर जो है एक्सक्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिवर है ना, वो फूड के कॉन्टेक्ट में नहीं आता। लिवर का क्या काम है? लिवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है, जो कि बाद में स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ठीक है। वो बाइल क्या करता है? वो जो है फैट इमल्सिफिकेशन में काम आता है, यानी कि डाइजेशन में उसका काम है, ठीक है। डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। लेकिन लिवर जो है वो कॉन्टेक्ट में नहीं होता फूड के, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। अच्छा 30 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इफ F2 जनरेशन डिस्प्लेज अ फिनोटाइप रेशो, अच्छा F2 में जो है रेशो 9:3:3 होता है, ठीक है। व्हाट जेनेटिक प्रिंसिपल डज दिस ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, द एलील्स वर सेग्रेटिंग इंडिपेंडेंटली। जो एलील्स होते हैं ना, वो सेग्रेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इसका आंसर ए होगा। एक साइंटिस्ट है मेंडल, उसका एक लॉ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। उसमें जो है हमें ये बताया गया है कि जो एलील्स है ना, वो सेग्रेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट्स व्हिच फोर्स इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, इसमें यह पूछा कि वो कौन सी फोर्स है जो कि एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू करती है, ठीक है। एवोल्यूशन का प्रोसेस, जाहिर सी बात है, वेरिएशन आएगी तो एवोल्यूशन होगी। इसका जो आंसर है वो बी होगा, ठीक है। जितनी वेरिएशन आएगी उतनी क्या होगी? एवोल्यूशन होगी। और 32 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें यह पूछ रहा है कि जो पायरुविक एसिड है वो किसका एंड प्रोडक्ट है? ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी जो है बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में मैंने मुकम्मल वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है।